what do you know about finance commission और in general इस एरिया के बारे में क्या पता है? Sir, it gives recommendation to मतलब divide the tax between center and state. अच्छा ठीक है. सो मुस्कान सेज कि ये जो है ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पैसा है उसका वो करती है. सो सेंटर से स्टेट्स का जो फाइनेंसेस हैं उसके बारे में. एनीथिंग एल्स? So it decides how much money is to be given to the state from the union budget. Not just from the union budget. Yes, it essentially talks about that transfers of money, but transfer of money is not just from the budget. Budget एक source है. We will see this. यहाँ हम देखेंगे what we have done. This is something deliberately which I have got included in your course. It was not being included, but I forced my hand कि ये course में होना चाहिए आपके. Is basically political science. Guys, do you actually study 14th finance commission, 15th finance commission detail में अपने course में? सर हाँ शिल्पा बताओ. राइट नाउ तो हम बीकॉम प्रोग्राम वाले आपकी क्लास लेते हैं ना, बीए वाले तो लेते नहीं. ओहो तो अरे मैं तो भूल ही गया. Yes, sir. अरे सॉरी. That's what I was doing. अरे सॉरी जस्ट स्किप माय माइंड कि तुम लोग तो बीकॉम वाले हो ना. बीकॉम वाले तुम लोग पढ़ते हो क्या ये सारी चीज़ें? सेंटर स्टेट फाइनेंस. अच्छा ठीक है कोई नहीं. ठीक है कोई नहीं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी कि ये सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होते हैं. ठीक है. नाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल नहीं आती है. ठीक है. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स. तो डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे होती हैं कि एक यूनियन होता है, स्टेट्स होते हैं, और हमारे केस में वी आर थ्री टियर बॉडी. तो हमारे यहाँ लोकल बॉडीज भी होती हैं. आप लोगों में से भी कुछ लोग सिविल्स के लिए प्रिपेयर करोगे गाइस? आई थिंक शिवानी इज वन आई नो. अपार्ट फ्रॉम दैट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so people who will be preparing for this should know, and for that matter even in taxation also guys, this will be coming handy कि सेंटर और स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ के लिए. नाउ अब जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ये 3 टियर है. हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं. नाउ द इशू इज दिस यूनियन गवर्नमेंट हैज़, अगर मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, let me talk about responsibility, and then let me talk about power, financial power. Now when we talk about responsibility, ठीक है, responsibilities हमें किससे दिखती हैं? responsibilities हमें दिखती हैं when we see कि 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन है, शेड्यूल्स में बटा हुआ होता है. 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास कौन सी आइटम है. नाउ कैन यू गाइस टेल मी कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक मेजर पावर कौन सी नहीं है? बहुत एक बड़ी Law and order. लॉ एंड ऑर्डर जैसे है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है. पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है. मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, क्या नाम है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है. ठीक है सीधा. और इसीलिए उनके पास सबसे बहुत ज़्यादा पावर इन जगहों में, दिल्ली जैसी जगह में. ठीक है. दिल्ली जैसी जगह में प्रॉबली व्हेन यू गेट इनटू सर्विस तो आईएएस को कोई इतना नहीं पूछता इतना आईपीएस को पूछता है. ठीक है. और दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल प्लेसेस जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम है. ठीक है. कई बार उसमें क्या होता है, स्टेट्स में क्या होता है कि आपका कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता. तो कमिश्नरेट सिस्टम में आप जो है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगते हो, या फिर उससे पहले डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगते हो. तो वो जो डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो एसडीएम को रिपोर्ट कर रहा होता है. ठीक है. तो इन दैट इक्विवेलेंस एस जो आईएएस है वो इज इन मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन. ठीक है. उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं. स्पेशली जब आप अगर लॉ के उसमें देखोगे तो उसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं. बट व्हेन यू कम टू दिस कमिश्नरेट सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है. उसके बाद उसको आईएएस के पास नहीं जाना पड़ता बहुत सारी चीज़ों के लिए.
ठीक है, जस्ट टू गिव यू सम इंसाइट इनटू इट. नाउ सेवेंथ शेड्यूल जो है वो बांटता है कि किसके पास किस चीज़ की लॉ मेकिंग पावर है. तो हम देखते हैं यहाँ पर यूनियन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके पास मेजर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो लोग सिविल्स के लिए प्रिपेयर करोगे, प्लीज़ बाय दिस बुक कॉल्ड लक्ष्मीकांत एंड इसको साइमल्टेनियसली आप पढ़ते रहो. जब आपका टाइम मिले आपको थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ो. तो इसके अंदर ये लिस्ट में सारी आइटम का. यस शिवानी. सर आई एम थिंकिंग टू गो विद एनसीईआरटी, जैसे एकदम से लक्ष्मीकांत उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एकदम से लक्ष्मीकांत उठा सकते हो, इतना पढ़ ली हो कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं, और एनसीईआरटी का लक्ष्मीकांत से कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज़ अ रेडी रेकनर, आपको सीधा इससे काम करना चाहिए. I asked someone about this, so he said that अगर तुम 5 से चैप्टर करोगे तो उसके बाद में feel that NCERT करनी जरूरी थी, you will lack over that somewhere foundation. Not at all. शुरू कहाँ से करनी है, like शुरू आप कहीं से भी कर सकते हो, पार्लियामेंट के चैप्टर से शुरू कर लो. नॉट अ मेजर इशू. सो स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जितनी भी आप इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें देखोगे, सारी सैनिटेशन, ठीक, सारी की सारी स्टेट्स के, जुडिशरी, सब कुछ स्टेट्स के पास है. हेल्थ केयर स्टेट्स के पास है. तो स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. लोकल बॉडीज़ के बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से कुछ ना कुछ आइटम्स आई हैं. ये आप लक्ष्मीकांत में चेक करोगे, आपको आइटम्स मिल जाएंगे. अराउंड 28 आइटम्स हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड अराउंड 14-15 आइटम्स हैं रूरल लोकल बॉडीज़. सो दिस इज हाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. Now the issue comes when you are going into financial powers. Now when you go to financial powers जो हैं वो यूनियन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूनियन जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स लगा सकता है. और सबसे ज़्यादा जो there is a concept in physics called buoyancy. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा buoyant टैक्सेस हैं, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है. सो यूनियन गवर्नमेंट के पास एक अनफेयर एडवांटेज है. व्हाट इज़ दैट अनफेयर एडवांटेज? ठीक है, एंड दिस एडवांटेज इज गिवन इन वेरियस आर्टिकल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 245, 246, इन सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कौन सा किसके पास टैक्स आएगा. तो यहाँ पर व्हेन यू विल सी, तो आपको फाइनेंशियल पावर दिखाई देगी. एंड देन यू ऑल्सो हैव 267, 268, 269, ये वाले जो सारे टैक्सेस हैं, विल कम टू दैट. ठीक है, आपको ये आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो लोग सिविल्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, उनको ये आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द एसेंस ऑफ इट. ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये कोई बुक आपको ये एसेंस नहीं समझाएगी. ओनली अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड यू ऑल्सो नोज द कॉन्स्टिट्यूशन वेल, ठीक है, एंड ऑल्सो नोज द लॉ वेल कैन एक्सप्लेन यू दिस. इसलिए बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड फील्ड हो जाती है जो आपको इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है. एंड दैट इज़ वाई नो वन इज़ एबल टू टैकल दिस टॉपिक प्रॉपरली. ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू फाइनेंशियल पावर्स, अब फाइनेंशियल पावर्स जो हैं यूनियन गवर्नमेंट की, देयर आर ह्यूज फाइनेंशियल पावर्स, क्योंकि इसके पास टैक्स करने की पावर जो है वो कैसी है. ये कस्टम ड्यूटी भी लगा देता है, ये एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकता है, ये इनकम टैक्स भी लगाता है, ये कॉरपोरेशन टैक्स भी लगाता है. और यही तो 4 इंडिया के सबसे मेजर टैक्सेस हैं जिनसे पैसा आता है. तो यूनियन गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. स्टेट्स के पास, बेचारों के पास छोटी छोटी आइटम रह जाती हैं, और उनमें से भी उनका आधा पैसा कहाँ से आता है? वेयर डू दे अर्न देयर मनी फ्रॉम?
petrol and alcohol. They earn their money from alcohol and they earn their money from petroleum products. States के पास जो है बहुत सारे resources नहीं होते हैं. States के पास limited resources होते हैं. ठीक है. Now tax revenue कमाने के छोटे मोटे land tax and we will see all those taxes as well. ये देखो those are levied, collected and retained by states. ठीक है. तो ये वो टैक्सेस हैं जो स्टेट्स ही लगाता है. फॉर एग्जांपल हमने क्या बात करी, लैंड रेवेन्यू की. जब आप बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो या फिर आप लैंड रेवेन्यू पे करते हो, ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, वो सारी जो है उनके पास जाती है. एग्रीकल्चर कोई टैक्स नहीं करता. व्हाई डज गाइस व्हाट डू यू थिंक कि कोई एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, जबकि इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर वाज वेरी हेवीली टैक्स्ड? एनी आइडिया? सोच के देखो. बिकॉज क्या प्राची? Sir, you told ना these are included in subsidies. नहीं सब्सिडीज की बात नहीं कर रहा मैं. कह रहा हूँ कि इनको टैक्स क्यों नहीं कर सकता कोई? सर मे बी बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करना नहीं चाहते और अगर हैवीली टैक्स किया जाएगा तो लोग और काम नहीं करेंगे. नहीं, प्राइमरी सेक्टर जो है आज की डेट में 43% of your population works in agriculture. So first planning commission very for agriculture primary products. That's why. Guys, politics सोच के देखो. पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग करके चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. और टैक्स always remember guys, no that's not the case. Always remember. So but indirectly they pay taxes, right sir? क्या फिर से बताओ. So like the raw materials they use to do agriculture, like diesel to run engines and or to run tractors, as well as tax on fertilizer, seeds and all, they will also pay the tax. No, those are indirect taxes. ये बात हो गई सौजन्या कि मैं पेप्सी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं टैक्स तो पे कर ही रहा हूँ, बट मेरी इनकम को तो फिर भी टैक्स कर रहे हैं ना. एग्रीकल्चर की इनकम को क्यों नहीं टैक्स करते? सर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया का होता है और वोट के लिए लेट मी टेल यू गाइस, देयर आर टू रीजंस. इंडिया में 88% फार्मर्स जो हैं, ठीक है, अगेन दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ द कोर्स बट यू शुड नो ऑल दिस पॉलिटिकल इकोनॉमी एज वेल. इंडिया में 88% जो फार्मर्स हैं, ठीक है, दोज आर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स. ठीक है, स्मॉल, वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. व्हेन आई से स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, व्हाट वी मीन इज कि इनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से भी कम है. ठीक है, एंड इनफैक्ट 35% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लैंडलेस फार्मर्स, जो बेसिकली होता है ना, जिनको हम बोलते हैं टिलर्स, जो जैसे होता है ना लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर लेबर की तरह काम करने जाते हैं कि अच्छा हम उनके लिए हम उनकी लैंड पे हम काम करेंगे और हमें शेयर क्रॉपिंग मिल जाएगी. ठीक है, शेयर क्रॉपिंग का मतलब अगर सपोज 1000 किलो खाना उगा है तो हमें 500 किलो अपने पास मिल जाएगा और 500 किलो जो लैंड ओनर है उसके पास चला जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शेयर क्रॉपिंग इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत छोटे हैं एंड जो बाकी 12% फार्मर्स हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े फार्मर्स हैं. वेयर डू यू थिंक गाइस ये फार्मर्स होंगे, बिग लैंड होल्डर्स कहाँ पर होंगे? पंजाब हरियाणा, मेजरली पंजाब हरियाणा, लिटिल बिट ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड योर आंध्र प्रदेश. ठीक है, रेड्डीज एज अ कम्युनिटी सुना? रेड्डी साउथ में. Yes sir. Yes, so they are usually very large land holding, traditionally very large land holding community. Similarly, Yadavs in northern India, traditionally very large land holding communities. Very politically also very strong. Both Reddys are extremely strong politically, as well as Yadavs as a category, as a grouping is very strong. ठीक है, तो एंड द फैक्ट इज कि पॉलिटिक्स इस तरीके से काम करती है कि नो गवर्नमेंट कैन इवन थिंक ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर एंड देन
थिंकिंग ऑफ स्टेइंग इन पावर, आपने जहाँ टैक्स कर दिया एग्रीकल्चर को वहाँ आपको पावर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया देखो आज की डेट में एग्रेरियन लॉज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, सो टैक्सेशन तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो एग्रेरियन लॉज जो कंट्री के लिए इन जनरल शुड बी बेनिफिशियल, वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो वेयर डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें होती हैं। देन टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, देन यू हैव मिनरल राइट्स, ये इसकी बात करिए हमने। ड्यूटीज़ ऑन एक्साइज ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम क्रूड, ये दो मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से स्टेट्स को फ़ायदा जो पैसा आता है। उसके अलावा मेजर कोई उनके पास पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं होता। ठीक है, स्टेट्स का समझ में आया गाइस। I will also divide this into 3 concepts guys। अब ये मेरा ये वाला जो कंसेप्ट है ना, पूरी दुनिया ने कॉपी करना शुरू कर दिया है ये LCA बनाने का, क्योंकि ये 2013 में व्हेन आई वाज गिविंग माय थर्ड अटेम्प्ट, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था इससे, इन चैप्टर से। तो मैंने अपने आज भी मुझे याद है, मेरी लक्ष्मीकांत के पीछे ये डायग्राम बना हुआ है, जब मैंने 2-3 लोगों को समझाना शुरू किया था कि यार ये कैसे डिवाइडेड, तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक कंसेप्ट में, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट इसमें। तब से मुझे वो टॉपिक क्लियर हो गया। सो ये यहाँ पर जो है स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लोकल बॉडीज़ के पास तो और भी बेचारी कम पैसों के साथ काम करती है, तो इनके पास वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड, ये हमारी जो फाइनेंस कमीशन बोल रहे हैं हम, ये यूनियन फाइनेंस कमीशन है। देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है जो बेसिकली बताती है, क्या बताएगी गाइस? स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या बताएगी? सोचो, अगर यूनियन फाइनेंस कमीशन बता रही है बेंटर से स्टेट्स कितना पैसा, स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेचारे स्टेट्स के पास ही कुछ पैसा नहीं होता, तो लोकल बॉडीज़ को क्या देंगे? ठीक है, तो देर इज़ एन अडेज विच इज़ कॉल्ड एज कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स, 3 F's, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस। ये 3 F बोलते हैं। ये अगर आप लोगों ने सिविक्स पढ़ी हो तो सिविक्स में शायद से कभी याद हो, तो ये हमने पढ़ा होगा, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस। ठीक है, ना इनके पास फंक्शंस हैं ज़्यादा करने को, ना इनके पास फंक्शनरीज हैं ज़्यादा, वो एम्पावर्ड नहीं है। ठीक है, और ना इनके पास ज़्यादा फंड्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज वेयर दे लैक, और इसी में हमने इनको एम्पावर करना है। तो ये हमारा यूनियन का प्रॉब्लम है, यूनियन से स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़ में प्रॉब्लम है। तो this situation is somewhat analogous to a different kind of situation which I'm going to create. How many is any one of you having a working father and a homemaker mother and having 2 siblings? Yes, sir. Okay. From me. Okay. So, Sojanya, how many siblings do you have? 2, sir. 2. ठीक है, चलो. So let's take Sojanya's example. ठीक है, and do let me know Sojanya if it's true or not. ठीक है, and similarly I'll explain it to you कि फाइनेंस में कैसा होता है। Now let's take, यहाँ पर हम फादर की बात करते हैं, Sojanya's father, यहाँ पर मदर Sojanya and +2। ठीक है, Sojanya बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं, कितने बड़े हैं? Is anyone working? ठीक है, so let's say A is bigger brother। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे करते हैं। अगेन समथिंग यू विल लर्न, अगर कोई कैट दे रहा होगा तो ये आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी गाइज। इनफैक्ट ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा। एंड सपोज ये बी है, इसको फीमेल करने के लिए गोल बना देते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में। ठीक है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, एंड ही इज़ वर्किंग, एंड दिस इज आई एम अज्यूमिंग दिस नॉट वर्किंग। ठीक है, एंड दिस इज सोजाना हु इज इन कॉलेज। यहाँ पर गाइज टेल मी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एंटायर हाउस किसकी सबसे ज़्यादा होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द हाउस, अंडरस्टैंड द, लेट्स आस्क सोजन्या, सोजन्या किस? मदर। तो मदर की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज द फादर हैज़ टू वर्क। सो डेली जो आपका झगड़ा भी होता है, डेली जो आपका इंटरेक्शन भी होता है, वो मदर के साथ ज़्यादा होगा। सो मदर के पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पावर्स गाइज, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पावर किसकी है? नाउ द थिंग इज, in the starting of every month, Sojanya, tell me, your mother would be taking some amount of money from your father to run the house. Is it true or not? Yes, sir. ये बाकी सारे घरों में होगा. So because now what is the relationship here? The relationship here is an unequal relationship. The father has a lot of financial power, but he does not enjoin with the similar kind of responsibility. ठीक है. The mother, on the other hand, has a lot of responsibility, but she does not have that much of financial clout in the house. This relationship is basically an unequal relationship, and this is called as, अगर हम एक household की बात करें, this is called as vertical imbalance. And to take care of this vertical imbalance, what happens is that every month the father transfers some amount of money to the mother, and which is called as vertical devolution. There is this vertical balance and there is this vertical devolution. Now the next question comes is that some amount of money has to come there, but ultimately the mother will also keep some money with herself. But the kids that she has, Sojanya is there and her brother and her sister, I'm assuming B is sister, ठीक है. Yes. Now so यहाँ पर this brother is a working brother. This sister is an elder sister, or let us assume कि इस केस के अंदर this is a younger sister who's in school, I'm assuming this thing. And Sojanya is in college. Now guys, try to tell me, इन तीनों में से घर में सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी किसकी? So the one in the college. The one in college, Sojanya, can you tell us कि तीनों में पॉकेट मनी किसकी ज़्यादा है? The reason is, can now someone tell me कि क्या रीज़न होगा यहाँ पर? देखो, in general हम यही रिलेशनशिप देखते हैं पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. यहाँ पर when Sojanya is in college, तो responsibilities in terms of traveling, in terms of now you have to go to college, then your needs increase, basically your demands and your needs of your lifestyle increase. स्कूल का बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या करना है? कैंटीन जाना है और क्या करना है, ठीक है, और उसका घर से जाना है स्कूल. बट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन. आई एम नॉट श्योर आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है, ठीक है. यू आर मच क्लोजर टू दैट. But my time there was nothing, no Instagram, nothing, no show offs. So I remember how I cleared my with the relatively good exams, because I had kept my mobile for 2 months. I had kept it in my dad's locker कि नहीं, मुझे नहीं यूज़ करना है, अब मुझे पढ़ना है. So यहाँ पर नीड ज़्यादा है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल पावर जो इतनी नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर फाइनेंशियल पावर काफ़ी ज़्यादा आ गई है, ठीक है. चाहे नीड है बट अ लॉट ऑफ दिस कैन बी मेट. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल जो नीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पावर की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. सो डिपेंडिंग ऑन, सो ये जो तीन लोग हैं, S, A एंड B, इन तीनों में अगर डिवीजन होगा तो वो इन ये तीन जो हैं, दीज आर नॉट इक्वल. जैसे ये दोनों इक्वल नहीं थे, दीज थ्री आर नो लॉन्गर आर नॉट इक्वल. दीज आर नॉट इक्वल in terms of their responsibility and in terms of their power, and because they are at the same level, this is called as horizontal imbalance. And to take care of horizontal imbalance, you have something called as horizontal devolution. तो horizontal devolution में मदर जो है अलग अलग अमाउंट सोजन्या को देगी. Different amount will be given to her brother A and different amount will be given to her sister. To consider these factors. Now let's take this entire analogy. ये analogy समझ में आई guys? पूरी analogy समझ में आई सबको?
Now let's take this analogy forward and bring it to our discussion. When we bring it to our discussion, we had union, we had states and we had different states. अभी हम लोकल बॉडीज़ के बात नहीं कर रहे क्योंकि गाइज वो लोकल बॉडीज स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करती हैं. डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे गाइज? Vertical imbalance. To treat to which you have vertical division. सारे के सारे states. How many states do you have guys? 29. अरे कौन सी दुनिया में चल रहे हो? 29. अरे जयंत के state. How many union territories? 9 union territories were there. And वो 9 कैसे हुआ था? बट जो मैंने ट्रिक क्वेश्चन था वो आपको पता ही नहीं है. जम्मू कश्मीर का तो सबको पता है. उसके बाद कुछ हुआ है? नो. Daman and Diu. Yes, exactly. Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli have been merged, guys. ठीक है, ये merge हो गया. ठीक है, तो you have 28 states and 8 union territories. Now guys, another homework for you is that I want you to learn the capitals of all the states and especially northeastern states. ठीक है, you should know कौन से state की कौन सी capital है. ठीक है, and if possible कि कौन power में है. ठीक है, कौन सी government power में है and कौन chief minister है. These are basic things that you should know about your country. You might forget about it. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. Even I don't always remember कि नागालैंड का वो प्राइम नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कौन है. But at the same point of time, you should always remember these state capitals. ठीक. Then now ये जो states and union territories हैं ना, अब इनमें ये जो है these are not equal. क्यों? why are these not equal guys? Can someone tell me why are these not equal? सौजन्या उसके ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में तो हम बता सकते हैं. How will you say कि ये states equal नहीं है? So based on population. Depending on the revenue. Okay, so someone says population. सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सी है इंडिया की? प्रदेशों में प्रदेश उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये जो प्रदेश है ये दुनिया का 8वां पॉपुलस कंट्री बन सकता है. इतनी प्रोग्रेस है स्टेट की कि इट हैज़ अराउंड 320 मिलियन पीपल. इट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ यूएस गाइस, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ यूएस. ठीक है, तो सोचो कितना पोटेंशियल है स्टेट में. ठीक है, एंड ये स्टेट कहाँ लैंग्वेज कर रहा है फिलहाल. चलो, so people who are from UP don't take it to heart. It is reflective of what kind of leaders that you elect. ठीक है, तो फिर भी इस बार फिर भी ठीक है. इससे पहले जो लीडर इलेक्ट कर रहे थे तो और गए गुजरे लीडर अपने इलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे आप लीडर्स इलेक्ट करोगे वैसे ही आपको गवर्नेंस मिलेगी. Now you again have an opportunity in 2022 to choose a good leader. Now I'm not here to suggest कि इसको करना चाहिए, but you all will be voting for the first time. Make your votes wisely. ठीक है, in terms of know, at least know कि आपका legislator कौन है. Don't vote for the party, also vote for the legislator. Okay. Try to learn about it. Then or him or her. Then the other area, as Shefali says, that area is an important parameter. Law and order is not there. But you have other parameters. We'll see all those parameters. But which is the largest state in India, guys? Rajasthan. Which is the largest state? Rajasthan. Rajasthan. Don't confuse it with MP. In fact, a trivia is that एक बार कौन बनेगा करोड़पति में ये आंसर गलत था. ठीक है,
check out that controversy. This answer was wrong. MP आया था, जबकि राजस्थान after the division of MP is the largest state. Then smallest कौन सा? गोवा is the smallest one. Then the third thing that you also consider is income. आप इनकम भी देखते हो कि इनकम गैप इन टर्म्स ऑफ आपका जो पोटेंशियल है कमाने का, कौन सा स्टेट कितना कमा रहा है, ठीक है। तो आप देखते हो बेसिकली स्टेट GSDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बेसिकली क्या होता है, ये जैसा हमारा नेशनल GDP होता है वैसे हर स्टेट का भी GDP होता है। तो हम देखते हैं कि कंट्री के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि सबसे अमीर स्टेट कौन सा है और सबसे गरीब स्टेट कौन सा है। हु डू यू थिंक इज द रिचेस्ट स्टेट गाइस? महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली में से कोई। अरे मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी है और दिल्ली यूटी है। नो, महाराष्ट्र इज नॉट। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है गाइस, डोंट यही तुमने बात कर दी ना, मुंबई को देख के अरे महाराष्ट्र चकाचौंध है, बॉलीवुड है। अरे बॉलीवुड के बाहर आके देखो कि महाराष्ट्र में कितना और क्राइसिस और भी ज़्यादा है, ठीक है। विदर्भा करके रीजन है जहाँ सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होता है इंडिया में, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे बैक दी लोन्स। हैदराबाद, अरे हैदराबाद सिटीज़ हैं, सिटीज़, शिवानी सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। नहीं, तेलंगाना भी नहीं, तेलंगाना भी इज नॉट अ रिच स्टेट। सर मे बी केरला। नो, केरला एक चीज में सबसे ऊपर रहता है। कैन यू गेस आकांक्षा? एजुकेशन में भी है, एक नेगेटिव चीज में सबसे ऊपर है। किस चीज में? लिटरेसी, ये कंजम्पशन वाला कोई पॉइंट बोल रहा था, लिकर कंजम्पशन में इट्स द हाईएस्ट गाइस। The number of liquor bottles sold in Kerala is the highest, ठीक है। तो yes, it is also very well known for its literacy in terms of its medical care, ये सारी चीज़ों के लिए है, ठीक है। No, Gujarat is also not there. It is actually Goa, and apart from the second one, क्योंकि गोवा छोटा स्टेट है तो साथ में आपको सेकंड गेस करना है। Sir, what we have to guess? सेकंड क्योंकि गोवा बहुत छोटा स्टेट है। गोवा इज द रिचेस्ट स्टेट, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई गोवा इज द रिचेस्ट स्टेट, बट द सेकंड रिचेस्ट स्टेट को आप साथ में कंसिडर करते हो, उनका एवरेज लेते हो। सर तमिलनाडु? नो, इट इज हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इज स्ट्रांगली बिकम वेरी 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 इज द सेकंड, यस, इट इज द सेकंड रिचेस्ट स्टेट। तो क्योंकि अर्बन स्प्रॉल देखो, देयर इज अ कंसेप्ट इन ज्योग्राफी कॉल्ड अर्बन स्प्रॉल, ठीक है। तो अर्बन स्प्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। एंड इट्स क्विकली बिकमिंग अ वेरी ह्यूज हब ऑफ दीज MNCs एंड अब एनीवन फ्रॉम गुड़गांव इन आवर क्लास गाइस? सो दिस इंटायर बेल्ट गाइज, अब तो जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव से लेके सोना तक पूरा ऑलमोस्ट डेवलप हो गया। एंड नाउ यू हैव दोज हाईवेज टिल जयपुर, और इसको पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। एंड इट्स एंड लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर देयर, देयरफॉर उनका इनकम जो है स्टेट का काफ़ी बढ़ रहा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स की वजह से हरियाणा एंड गोवा जो है उसका आप एवरेज लेते हो, ठीक है, एंड कंपेयर करते हो बाकी सारी स्टेट्स का कि इससे कितना दूर है। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो कि बेस्ट जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इट इज़ समथिंग लाइक द इनकम कैपेसिटी, इसको हम इनकम कैपेसिटी बोलते हैं। विच इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री गाइस? एनी गेसेस? बिहार इज नॉट गाइस, बिहार बहुत साल पहले होता था, बिहार खत्म हो गया। सर उड़ीसा? इट इज़ उड़ीसा, इट इज़ स्टिल उड़ीसा गाइस। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा को इस उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड टैक्स एफर्ट्स एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड फॉरेस्ट्री विच विल टॉक ऑन लेटर। टैक्स एफर्ट के बारे में बात करेंगे एंड इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये 5 पैरामीटर्स देखते हैं हम, ठीक है। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं
एंड इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो हॉरिजॉन्टल वो है डेवल्यूशन है आपकी हॉरिजॉन्टल, जो आपका हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस था उसको ट्रीट करने के लिए सपोज़ यहाँ से यहाँ पर मान लो, अब आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर 100 रुपये कलेक्ट हुए, ठीक है, उस 100 रुपये में से 41 रुपीज़ जो है वो यहाँ आ गए, देर इज़ अ रीज़न वाई आई एम सेइंग 41 रुपीज़ यहाँ आ गए। अब ये 41 रुपीज़ जो हैं ये कैसे डिवाइड होंगे इन स्टेट्स के अंदर, इस बेसिस पे डिवाइड होंगे और इसमें वेटेड होगा, ये सारे वेट्स हैं, इन सब के साथ वेट्स हैं, पॉपुलेशन का वेट कितना है, एरिया का वेट कितना है, इनकम का वेट कितना है, टैक्स एफर्ट का वेट कितना है और इकोलॉजी का वेट कितना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेटेड एवरेज फार्मूला, ठीक है। तो उन वेट्स के हिसाब से ये जो 41 रुपीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन 28 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज़ को अलग से सरकार पैसा देती है, वो इसके थ्रू इसमें इसका पार्ट नहीं होता, सरकार अपने आप अलग से कोऑर्डिनेट करती है उनके साथ। तो इसको बोलते हैं हम अल्टीमेटली फिस्कल फेडरलिज्म। ये हमारा फिस्कल फेडरलिज्म का एक पोर्शन है, दिस इज जस्ट वन पोर्शन, बिकॉज टिल नाउ जो अभी हमने बात करी, जो अभी तक हमने सारी बात करी है, वो जो हमने बात करी है वो सिर्फ एक चीज़ को लेके है। डू रिमेंबर गाइस, मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ इट। ये सारी चीज़ें जो हमने बात करी हैं, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू ओनली वन थिंग, डिविजिबल। आगे कोई आर्टिकल लिखना चाहता है तो आर्टिकल 270, डिविजिबल टैक्स पूल के बारे में बात करी अभी तक हमने सिर्फ, कि जो टैक्सेस जो हैं जो सरकार कलेक्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पूल में डालना है, ठीक है। टेक इट एज सम काइंड ऑफ अ, इसको पूल ही मान लो, कुछ लोटा टाइप मान लो, ये डिविजिबल टैक्स पूल है। सरकार के पास बहुत सारे XYZ सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो कुछ टैक्सेस होते हैं जो डिविजिबल टैक्स पूल का पार्ट बनते हैं और कुछ टैक्सेस होते हैं जो डिविजिबल टैक्स पूल का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। जो ये टैक्सेस जो डिविजिबल पूल का पार्ट है, ये कुछ सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो डिविजिबल टैक्स पूल का पार्ट है, DTT का पार्ट है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो DTT का पार्ट नहीं बनेंगी, ठीक है। तो गाइस ये लॉजिक समझ में आ गए, सारे टैक्सेस डिविजिबल टैक्स का पूल का पार्ट नहीं होते, बट कुछ चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं, ये चीज़ समझ में आई? Yes, sir. Now my question to you guys is, as अगर आप निर्मला सीतारमन हो तो आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा, इसको बढ़ाने का कि इसको बढ़ाने का? आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा? आपके पास 2 पॉकेट हैं, ठीक है, मान लो आपने जीन्स पहनी हुई, आपके पास 2 पॉकेट है। एक पॉकेट से पैसा ऐसा है कि आपका सिबलिंग जो है उस पॉकेट में पहुंच सकता है और उससे कुछ पैसा निकाल सकता है, ठीक। दूसरी पॉकेट है, उस पर जिपर लगा हुआ है, तो वो पॉकेट वो खोल नहीं सकता। तो आप कौन सी पॉकेट में ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना शुरू करोगे? Isn't it something like that? Z. आप Z से करना Z से करना शुरू करें। ये जो Z होता है, इसको ये होते हैं सेस। ये आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग अब बीकॉम से, ये आपने सुने होंगे, सेस और सरचार्ज सुना? Yes, sir. ना, अगर ये सुना है तो सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस भी बता दो फिर। एक सेकंड करिश्मा को बताने दो। हाँ, करिश्मा बताओ। So cess is a tax on tax and surcharge I don't know. That's not correct. Sir, tax is collected for specific purpose. Okay, Prachi. And surcharge? Sir, surcharge is tax on tax. Exactly. करिश्मा आपने उल्टा बता दिया। सरचार्ज जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। I'll explain it to you. एंड सेस जो होता है ये एक लेवी होता है फॉर सम पर्पस, उसको उस पर्पस के अलावा कहीं और यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस सुना? यस सर। ठीक है, या फिर एजुकेशन सेस, आपके पेरेंट्स जो जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें एजुकेशन सेस भी लगता है, एंड स्वच्छ भारत सेस भी लगता है, कई बार रोड सेस भी होता था पहले, अभी पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसमें जो पैसा कलेक्ट किया गया है वो एक लेवी है,
बट वो पैसा जो है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो अगर स्वच्छ भारत के लिए सेस लगाए तो वो स्वच्छ भारत के प्रोग्राम के लिए ही यूज़ होगा। अगर वो एजुकेशन के लिए सेस लगाए तो वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही पैसा यूज़ होगा। बट व्हेन यू हैव सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। सपोज मेरी 1 लाख रुपए की इनकम है एंड आई एम पेइंग 30% टैक्स, तो मेरी टैक्स होगी 30,000। इस 30,000 इज माई टैक्स अमाउंट। इस टैक्स के ऊपर फिर उसके बाद सरचार्ज अगर 10% का लग गया है तो हुआ 3,000, तो टोटल टैक्स हुआ मेरा 33,000। सो ये जो 3,000 है टैक्स, 10% टैक्स ऑन माई ऑलरेडी पेड टैक्स, पेइंग टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज सरचार्ज। सरचार्ज अलग अलग तरीके हैं शिल्पा पैसा आपसे निकालने के लिए। यूजली सरचार्ज होता है कई बार वेल्थ के ऊपर लगता है कि अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे अगर आपको पता हो स्लैब्स, तो 1 करोड़ से ऊपर इनकम है या 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है ITR में, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। यस सर। आई थिंक 3% है या 5% है, कुछ इस तरीके से। जस्ट चेक इट आउट ऑन माई फादर वुड डेफिनेटली नो, बट आई एम नॉट इनटू वेल वर्स इनटू टैक्सेशन मैटर्स। ठीक है कुछ ऐसा गाइस? इनकम टैक्स में आप लोगों ने शायद से पढ़ा हो। यस सर, इनकम टैक्स में पढ़ा। ग्रेट। आपको इस साल आपका भी है कि यू हैव टैक्सेशन दिस थिंग ई टैक्स फाइलिंग इस साल है अभी? यस सर, but we will be doing it after our salary jump। अच्छा, ई टैक्स, ठीक है। आई विल सेंड यू द लिंक, एक लिंक भेजूंगा, ठीक है, यू कैन वॉच दैट एज वेल। ना so this is basically is surcharge a progressive नहीं progressive tax सौजन्या क्या होता है? It is a kind of a progressive tax, but progressive tax क्या होता है कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। इट्स अ प्रोपोर्शनेट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स जब बढ़ेगा तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है बट द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स दैट यू आर पेइंग इज स्मॉल, फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था ना आपको, अगर मुकेश अंबानी भी अगर पेप्सी पी रहा है तो वो भी उतना ही पैसे दे रहा है टैक्स का, और अगर एक गरीब भी आके पेप्सी पी रहा है तो वो भी सेल्स टैक्स उतना ही पे कर रहा है या GST उतना ही पे कर रहा है। तो बट मुकेश अंबानी की इनकम के कंपैरिजन में जो टैक्स पे किया वो बहुत ही माइन्यूट है, जबकि एक गरीब अगर 100 रुपये कमा रहा है और उसने अगर 2 रुपये पे कर दिया तो 2% तो उसकी सैलरी का टैक्स ही हो गया, सरचार्ज, ये योर GST। तो इसीलिए these are on the basis of how they progress in terms of your income. So this is your surcharge on this. We will see all of this, ठीक है, बट इतनी टेक्निकलिटी में यूजुअली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल I'll do it so that ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। एंड द लास्ट बेसिक कंसेप्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू वाज द कंसेप्ट ऑफ LCNA, जो मैंने आपको बता रहा था कि जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स के अंदर किसके पास क्या पावर्स हैं, तो एक हमारा टर्म होता है लेवी, दूसरा होता है लेवी का मतलब होता है यहाँ पर, लेवी का मतलब है पावर टू इम्पोज। कलेक्ट का मतलब होता है हु इज कलेक्टिंग, एंड अप्रोप्रिएट का मतलब होता है हु इज कीपिंग द मनी, इसकी पॉकेट में गया पैसा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन different taxes, you divide this into these three, you divide it into हर टैक्स की ये बकेट्स होती हैं। कुछ टैक्स ऐसे होंगे, we will see, कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो सेंटर लेवी करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा और सेंटर ही अप्रोप्रिएट कर लेगा। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सच टैक्स नाउ? सरचार्ज। ऑल ऑफ यू अग्री गाइस? सरचार्ज और सेस इसका एग्जाम्पल है। यस सर।
यस सर। सेंटर ने ही लेवी करा है, सेंटर भी उसे कलेक्ट करता है और सेंटर ही अपनी पॉकेट में रख लेता है। कुछ टैक्सेस वी विल सी जो सेंटर जो है वो लेवी करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा और ये जो है ये डिविजिबल टैक्स पूल में चला जाएगा और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनेंस कमीशन बताएगा कि कितना स्टेट्स को जाना चाहिए। डज दैट रिंग अ बेल? जो भी हमने करा था यही करा था ना गाइस हमने, डिविजिबल टैक्स पूल से पैसा डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। देन वी विल सी सर्टन टैक्सेस जो सेंटर लेवी करेगा, स्टेट्स कलेक्ट करते हैं और स्टेट्स ही अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव सर्टन टैक्सेस जो अभी हमने देख लिया कि स्टेट्स ही लगा रहे हैं, स्टेट्स ही कलेक्ट कर रहे हैं और स्टेट्स ही अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। क्या कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस? एसएसएस वही अल्कोहल। अरे जब भी ये चीज़ आए सिंपल दो ही चीज़ें हैं, अल्कोहल एंड पेट्रोल, सिंपल। इंडिया के दो सबसे प्रोग्रेसिव बिजनेस, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस शुभी। सर जैसे बिहार में बैन हो गया अल्कोहल, तो स्टेट को इससे कुछ लॉस नहीं है सर? बिल्कुल लॉस है, बिल्कुल लॉस है सुरभि, बट गेन क्या है ये सोचो। तुम बिहार से हो सुरभि? यस सर। कहाँ से हो बिहार में? सर मैं डेहरी से हूँ, सासाराम के साइड। कहाँ से हो? डेहरी से, डेहरी ऑनसून। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर रोहतास। अच्छा ओके, नॉट हर्ड अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ वो कौन है एमएलए, कौन सी पार्टी से है? सर आइडिया नहीं है। अरे ये तो पता होना चाहिए। अरे बिहार से हो और तुम्हें पॉलिटिक्स के सबसे ज़्यादा तो पैशनेट यूपी और बिहार के लोग होते हैं पॉलिटिक्स के लिए। अगली क्लास के लिए पता करके रखना है ये चीज़, ठीक है ना। सुरभि इज आस्किंग कि सर बिहार ने तो अल्कोहल बैन कर रखा है, तो नाउ सुरभि आंसर में कि बैन तो कर लिया, लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस, गेन क्या हुआ? सोचो, सोच के देखो। क्या नहीं पता। अरे थोड़ा सा पॉलिटिक्स सोच के देखो, क्या गेन हुआ होगा? वुमेन्स वोट मिले, वोट, हाँ, औरतों के वोट मिले आपको। मैंने कहा ना पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को आप साइड नहीं रख सकते। अगर दीज आर नॉट टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दीज आर ऑलवेज इंटरट्वाइंड। In fact, there is an adage called good economics is bad politics and bad politics is good economics. ठीक है, यूजुअली उल्टा नहीं बोला जाता, बट यूजुअली बोला जाता है कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूजुअली ये बोला जाता है। ठीक है, कि आप पॉलिटिकली तो आप अच्छा कर लोगे, बट आप इकोनॉमिकली वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिकली आपको हाँ रेयरिटी होती है कि गुड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। ठीक है, सो जैसे इस केस में आई वुड सजेस्ट कि दिस इज इकोनॉमिकली ऑल्सो वेल एंड दिस इज पॉलिटिकली ऑल्सो वेल। नाउ कैन समवन एक्सप्लेन कि इकोनॉमिकली कैसे अच्छा? लूज हो रहा है रेवेन्यू, बट इकोनॉमिकली एक और चीज पे बेनिफिट हो रहा है। सर हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इज वन गुड, Suchi says health, but apart from that, what kind of a good is alcohol? These are called, guys, these are called as sin goods. These are called as sin goods. पाप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो these are called as sin goods. These and what happens, why it was banned was also that a lot of workers, especially male workers, they used to go for NREGA और जितना भी अपने रेवेन्यू कमाया, जो भी अपने दिन में कमाया एफर्ट से, a large part of it was being spent on alcohol consumption. उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था एंड घर के रेवेन्यूज भी स्ट्रेन होते थे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ आफ्टर बैनिंग ऑफ दिस, तो घर के रेवेन्यूज जो हैं वो बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं। सो you have to see not just in pure black and white of कि बॉस इतना रेवेन्यू लॉस हो गया, बट उसकी वजह से हो सकता है किसी एक बच्चे की एजुकेशन प्रॉब्ली ज़्यादा बेटर फंड हो गई हो। ठीक है, सो दीज आर डायनामिक बेनिफिट्स विच आर नॉट काउंटेड फॉर। समझ में आया गाइस इसका लॉजिक? यस। नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दिस गाइस। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल और ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ये हम डायग्राम और करेंगे। ठीक है, लेट्स सी दिस फर्स्ट।
Now as I was telling you that जो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, this is basically starts from article 268 on the constitution goes till 293. 290s के साइड में बोरोइंग वगैरह आ जाती है, ठीक है. बट सेंटर, एज आई वाज टेलिंग यू, सेंटर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी ऑन सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट. 13 सब्जेक्ट्स के ऊपर उसके पास पावर है. हमने अभी फाइनेंशियल पावर्स की बात करी थी ना गाइस, तो यहाँ पर वही बात हो रही है. 13 सब्जेक्ट्स के पास एक्सक्लूसिव पावर है सेंटर की लेवी करने की. एल की बात की जो हम कर रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यही हैं. 2 सब्जेक्ट्स को हटा दो इसमें से तो बाकी सारे बेकार सब्जेक्ट्स हैं इनके पास. स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑन सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट व्हिच आर 18 सब्जेक्ट्स. There are no entities in the concurrent list. Now with the coming up of GST you have this exception of GST जहाँ concurrent की आ जाती है, ठीक है. बट वो भी GST काउंसिल के पास है. ये लाइन पढ़ लेना. ये इससे सर्विस टैक्स आया था, 80th अमेंडमेंट से सर्विस टैक्स आया था, और 101st अमेंडमेंट से GST आया था ना. एज आई वॉज टेलिंग यू कि ये कौन से, ये 268 आर्टिकल में कौन से टैक्सेस हैं विच आर लेवीड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. करा था अभी हमने बात करी थी ना कि एल किसके अंडर था, सेंटर के अंदर. एल इज अंडर सेंटर, कलेक्शन अंडर स्टेट्स एंड अप्रोप्रिएशन स्टेट्स. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस, ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स, ये सारे इसका पार्ट है. समझ में आएगा इस ये चीज़ें. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल बिकॉज ये आपको कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा. बट दिस इज yes प्राची. Sir, it is important from the UPSC perspective because it is included in Lakshmikant. हाँ, लक्ष्मीकांत में तो है, बट इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए. यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट हाउ दिस डिवीजन इज हैपनिंग. लीव यूपीएससी. यूपीएससी के तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें तो यू कैन नॉट मूव दिस चैप्टर. सेंटर स्टेट रिलेशंस करके एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसमें तो वहाँ पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा. देन उसके बाद जो दूसरे टैक्सेस हमने आर्टिकल 269 के अंदर जो मेंशन्ड है वो है कि दीज आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर. तो सी बट असाइंड टू द स्टेट्स, CCS, ठीक है. दीज आर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स. इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर जो भी आपका वो गुड्स हैं वो सारे. एंड देन यू हैव टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटरस्टेट. नाउ what has happened is that with the coming up of GST you have something called as IGST. तो IGST की वजह से major of these commodities have now shifted to IGST. These goods and services tax on the interstate trade and commerce are levied and collected by the center, but the tax is divided between the center and the states in the manner provided by the GST Council. ठीक है. तो अब ये सेंटर जो है ये कलेक्ट करता है, ठीक है. सेंटर अब इसको कलेक्ट कर रहा है, तभी आपके पास बिल्स में कई बार IGST लिखा हुआ होता है. बट अब इसका जो अप्रोप्रिएशन है वो GST काउंसिल बता रहा है. देन यू हैव टैक्सेस विच आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. व्हाट आर दीज टैक्सेस गाइस? ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये आर्टिकल 270 कौन सा एग्जाम्पल हुआ ये आपका? सर डिवीजन टैक्स पूल, डिविजिबल टैक्स पूल का. तो जो भी इसमें बेसिकली क्या होगा, जो भी 268 का पार्ट नहीं है, 269 का पार्ट नहीं है, 269A का पार्ट नहीं है और 271 का पार्ट नहीं, क्योंकि 271 के अंदर सरचार्ज एंड ड्यूटीज आ जाती हैं, सेसेस आ जाती हैं. जो इनका पार्ट नहीं है वो इसका पार्ट है, ठीक है. सेस वगैरह जो आ जाता है वो पार्ट नहीं आता. एंड दीज आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. इसलिए फाइनेंस कमीशन यहाँ पर 270 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस कमीशन.
फाइनेंस कमीशन का अपना आर्टिकल गाइस 280 है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपको जरूर याद रखने की जरूरत है कि 280 इज द आर्टिकल ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करने की ज़रूरत है। एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, और आर्टिकल ये पता होना चाहिए, ये आपको मैंडेटरी है याद करना। देन उसके बाद ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये वो चीज़ें हैं जो CCC हैं, सरचार्जेस एंड ड्यूटीज एज वेल एज सेस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इनका पार्ट है, और सरचार्ज जो है वो GST पे इम्पोज नहीं हो सकता। एंड लास्टली कम्स योर SSS जो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा इस। Yes. Excuse me, sir. यस तनिष्का बताओ। Sir, CGST and income tax comes under that divisible pool tax, right? CGST comes under divisible tax pool, yes. CGST का जो रेवेन्यू है ना वो इसके अंदर इसका पार्ट बन जाएगा, और इनकम टैक्स भी इसी का पार्ट है। Okay, sir. ना सो गाइज द रीज़न दैट आई डिड वॉज क्योंकि ये आपको आगे जाके ना कॉमर्स में इतना ग्रैनुलर तरीके से कोई समझाएगा कि एक एक ग्रेन करके आपको समझाए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और UPSC में तो भूल ही जाओ कि कोई आपको समझा सकता है कितने पेशेंस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए दैट वाज द रीज़न दैट आई हैड डन ऑल ऑफ दिस। नाउ द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू कवर विद यू इज नाउ वी हैव टू सी बॉस व्हाट इज दिस 15th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, एक स्ट्रक्चर समझ लिया, बट एक बार 15th फाइनेंस कमीशन एक चीज़ पढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कि बॉस ये तो एक सोर्स है पैसा आने का, दिस इज़ वन सोर्स। जो अभी हमने पढ़ा ना फाइनेंस कमीशन से, ये हमने ये पढ़ा है, अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ मनी, कि कैसे सेंटर से स्टेट्स तक पैसा आ रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, और अभी इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने फाइनेंस कमीशन की डिटेल नहीं पढ़ी। ठीक है, बट हम बाकी सारे सोर्सेज से भी तो देखना चाहते हैं कि पैसा कैसे आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सौजन्य आगे। ठीक है, या लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ समवन एल्स, एनीवन एल्स गाइज। एक और था ना, समवन whose mother was a housemaker and father was the working person. There was someone else as well? Yes, sir. Okay, Shilpa. Let's take Shilpa's example now. Shilpa, your mother must be taking every month some amount of money for running the house, right? Yes, sir. But apart from that, your mother would also be getting some amount of money from some other source as well. Can you tell me कि कौन से सोर्स से भी आ रहा होगा? Usually होम मेकर्स का एक कुछ फंड होता है. What is that? एक कुछ arrangement होता है. What is that? किट्टी पार्टी. Exactly, that is what I was looking for. ठीक है. Your mothers usually आपके जनरेशन में तो मतलब, but your mother's generation go for this kitty party guys. So but non working mothers के साथ ज़्यादा होता है. ठीक है. And but you are aware of the concept of kitty party guys. Yes sir. क्या होता है किटी पार्टी का? पंजाबियों को तो सबको पता होगा क्योंकि हर घर में पंजाबी मदर जो है वो किटी पार्टी का पार्ट. तो what is the concept of kitty party guys? It's something like an informal pool of funds guys. Okay. जिसको हम कमिटी भी बोलते हैं कई जगहों पे ना, जो लोग बैंकिंग में नहीं होते. आपने कमिटी सुना है? कमिटी उठाना. सर इंटीरियर्स बैंक लाइक सर जिन्होंने कमिटी सुना होगा उनको आइडिया होगा. इट्स समथिंग लाइक जो मेल्स के लिए यूजुअली ट्रेडिशनली जो अनबैंक्ड सेक्टर्स है ना, वहाँ पर क्या होता है, बिजनेस स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी वर नॉट इनटू वेरी मतलब बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, वो कमिटीज़ लेते हैं. तो आप कंट्रीब्यूट करते हो एंड फिर उसको किसी को पिक करना होता है तो वो पिक कर लेता है. मतलब कि अच्छा मैं इस बार मैं लोन ले रहा हूँ, मैं इस बार ये पैसा मेरे पास आ रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से ये होते हैं. तो दैट मीन्स दैट द मदर not only has source from directly from the father, but the mother also has certain sources other than that. ठीक है. So those are basically your other funds. ठीक है.
सिमिलरली स्टेट्स के पास, सेंटर जो है स्टेट्स को एक तरीका इससे पैसा देता है, ये एक तरीका। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे पैसा आता है। कुछ तरीके फाइनेंस कमीशन बताता है कि और कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, और कुछ तरीके जो हैं, कुछ तरीके का पैसा जो है वो सीधा यूनियन मिनिस्ट्री से आता है। फाइनेंस कमीशन, ये जो हमने बात करी आर्टिकल 270 वाली बात करी थी, डिविजिबल टैक्स पूल वाली पे, DTP वाले पर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर जनरल पर्पस ग्रांट्स दैट द फाइनेंस कमीशन सजेस्ट टू स्टेट्स। रेवेन्यू डेफिसिट याद है गाइस सबको? Yes sir. जैसे सेंटर का रेवेन्यू डेफिसिट होता था वैसे ही स्टेट्स का भी रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है। Yes sir. दैट मीन्स इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस मनी टू अ पर्टिकुलर स्टेट, से आंध्र प्रदेश, आपने आंध्र प्रदेश को ये डिविजिबल टैक्स पूल से पैसा दे दिया, तो उसके बाद ये पैसा असाइन होने के बाद भी उस पर्टिकुलर स्टेट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है ज़्यादा, तो फिर फाइनेंस कमीशन कहता है कि बॉस इस स्टेट को तो और पैसा चाहिए इवन आफ्टर डेवल्यूशन। therefore there are this fund is given which is revenue deficit plugging fund, कि आप स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट को प्लग करने, ठीक है, पोस्ट डेवल्यूशन, ये इसको डेवल्यूशन बोलते हैं, पोस्ट डेवल्यूशन करंट डेफिसिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स आर आल्सो गिवन। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए कुछ ग्रांट, या किसी स्टेट के अंदर न्यूट्रिशन फॉर, अभी विल टॉक अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन, तो उसके अंदर हम ये ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे कि किसी स्टेट के अंदर एजुकेशन अटेनमेंट कम है, किसी स्टेट के अंदर पुलिसिंग कम है, जुडिशरी का कुछ कम है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप ग्रांट देते हो कि इस पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर स्टेट को इतना पैसा दे दो। दोज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस। ये समझ में आया कि फाइनेंस कमीशन 3 तरीके से पैसे दे सकता है। समझ में आया गाइस ये चीज़? यस सर। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब गाइज माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है? क्या यहाँ पर पॉलिटिक्स हो सकती है, या अगर होगी तो ज़्यादा हो सकती है कि कम हो सकती है? एज कंपेयर टू ज़्यादा और कम के साथ कंपैरिजन करना है ना, एज कंपेयर टू यूनियन मिनिस्ट्री किसी पर्टिकुलर स्टेट को पैसा दे रही है, किसमें डू यू थिंक कि ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है? भाई बंधु कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है? यूनियन मिनिस्ट्री में कैसे होगा गाइस? कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल? सोच के देखो कैसे होगा, एग्जांपल बताओ। यू आर राइट सर। जैसे जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, अगर उसी की गवर्नमेंट किसी और स्टेट में भी होती है तो मे बी वो ज्यादा, मतलब उस तरफ उनको ज्यादा टैक्स या फिर ज्यादा ग्रांट्स मिले। इसका एक एग्जांपल बताओ प्राची। सेंटर एंड यूपी। अरे योगी जी और मोदी जी की नहीं बनेगी तो और किसकी बनेगी? वही कह रहा है। यस। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो पॉलिटिक्स का स्कोप है, ये 14th फाइनेंस कमीशन ने कम कर दिया था। ये लिखा ना पोस्ट 2015 फाइनेंस कमीशन का। इन दी नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू, फाइनेंस कमीशन जो है वो 5 साल के लिए बनती है। दिस फाइनेंस कमीशन इज फॉर 5 ईयर, इसकी रिकमेंडेशन इज फॉर 5 ईयर्स की रिकमेंडेशन होती है। वी हैव टू स्टडी 15th फाइनेंस कमीशन विच इज फ्रॉम 2020। आइडली 2020 से 25 तक होनी चाहिए थी, बट 2020 से 21 एक ईयर है, क्योंकि इसके अंदर कोविड भी आ गया था, और इस ईयर के अंदर यू हैड JNK का इससे पहले जो डिवीज़न हुआ उसकी वजह से। एंड अब जो दूसरी हमें रिपोर्ट पढ़नी है वो 2021। तो हम ये, इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन थी वो 2015 to 2020 थी। ठीक है। ये बहुत ही हिस्टोरिक कमीशन थी, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया चेंजेस कर दिए। इसने क्या किया, इस कमीशन ने उठा के
ये जो पॉलिटिक्स का जो रोल होता था उसको कम कर दिया पोस्ट 2015, इसीलिए लिखा हुआ। उससे पहले क्या होता था, फाइनेंस कमीशन पैसा दे रही है, इससे पहले याद है गाइस प्लानिंग कमीशन भी होता था। Yes, sir. अब नीति आयोग है सिर्फ, अब नीति आयोग है, पर नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। प्लानिंग कमीशन होता था एंड यूनियन मिनिस्ट्रीज होती थी। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर दिस वॉज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड देन यू हैड अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 10-15 सालों तक मोंटेक सिंह आलूवालिया। अब हर स्टेट जो है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मोंटेक सिंह आलूवालिया के पास पहुँच जाते थे और कहते थे भैया हमें पैसा दे दो, हमें स्पेशल सेंट्रल, हमें नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस में ज़्यादा पैसा दे दो, हमें कुछ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस में दे दो, हमें स्पेशल सेंट्रल। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जाके प्लानिंग कमीशन के आगे जाके हाथ, और मोदी जी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता था और नफरत सी हो गई थी उनको कि यार ये डेप्यूटी चेयरमैन के आगे मुझे जाके बैठना पड़ रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ इतनी बड़ा। और जबकि ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है ना तो ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये प्लानिंग कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ना तो ये लॉ से बनी है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र था, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई थी। उस बंदे के पास आपको एक चीफ मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको आके पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर फिर वो क्या करते थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया फ्रॉम कांग्रेस, तो वो कांग्रेस वाले गवर्नमेंट को ज़्यादा देते थे और मोदी जी को नहीं पैसे देते थे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता था। इस सोर्स से पैसा कम आता था, जहाँ पर पॉलिटिक्स कम होगी, स्पेशली इसके अंदर तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स बिल्कुल कम होगी क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला डला हुआ है कि इतना 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 इतना, और यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन हटाया और फाइनेंस कमीशन ने कहा कि बॉस इसको तो आप हटा ही दो, रिमूव दिस। अब तो ये हटी है। अब आपके पास सिर्फ बचे यूनियन मिनिस्ट्री से मैचिंग ग्रांट्स फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मैचिंग ग्रांट्स क्या होता है, 60-40, 75-25, 50-50 वाला, एंड अदर ग्रांट्स जहाँ पर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है। तो आपने इसको बोलते हैं फिस्कल कोऑपरेशन। आपने फिस्कल कोऑपरेशन करा थ्रू स्टेट सेंटर कोऑपरेशन के लिए प्रमोट किया। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मनी फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। हम डिटेल में इसके बारे में इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू इज वी विल टॉक अबाउट द योर 15th फाइनेंस कमीशन, उसकी रिपोर्ट पूरी देखेंगे, ठीक है। उसके जो हमारे पेजेस हैं रेलिवेंट वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आया गाइस? फाइनेंस कमीशन समझ में आया सबको? चलो, सो वी विल एंड आवर क्लास हियर गाइस।